तो अभी हमने क्या कंप्लीट किया, हमने अब अपना हमारा स्टेप नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसके सारे कंसेप्ट हमने समझ लिए, सारे कंसेप्ट देख लिए क्या हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये कैसे निकलता है बच्चों, ये मैंने आपको लिखवाया था कि जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में 4 एडजस्टमेंट करते हैं तो क्या निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वो 4 एडजस्टमेंट्स क्या हैं, तो यहाँ आपको 2 चीज इसमें ऐड करनी पड़ेगी और 2 चीज इसमें लेस करनी पड़ेगी। किसमें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में। तो वो 2 चीजें क्या है, सबसे पहले नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस पहला, नॉन कैश एक्सपेंस दूसरा। ये दोनों चीजें आपको क्या करनी है, ऐड करनी है। किसमें ऐड करनी है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो आपने कैलकुलेट किया उसमें ऐड करनी है। फिर उसके बाद लेस क्या करना है, लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन कैश इनकम। ये दोनों अब हमको क्या करना है, लेस करना है। अब बात आती है कि भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स तो आप लोग समझ गए। अब बात आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। चलो ठीक है, पर इसको निकालने के लिए इसको ऐड और इसको लेस क्यों करते हैं। तो बच्चों आपको मालूम होगा हमारी जो भी एक्टिविटी चल रही है स्टेप 1 और स्टेप 2 वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी चल रही है। अब आपको मालूम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है हमारा मेन काम, कंपनी का मुख्य काम मेन काम जो कंपनी क्या कर रही है, करती है। तो एक बात बताइए, उसका मेन काम से निकाला हुआ प्रॉफिट हमको पता करना है, ठीक है ना। तो यहां पास जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे मेन व्यापार से रिलेटेड हैं ही नहीं। भाई जैसे मान लो हमारा काम है किराने की दुकान है, किराने की दुकान अगर ब्याज पे कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है तो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। पर एक बात बताइए, क्या ब्याज का पेमेंट उसके व्यापार से रिलेटेड है। किराना की दुकान वाला अगर ब्याज की पेमेंट कर रहा है तो ब्याज की पेमेंट और किराना आइटम उनका आपस में कोई रिलेशन है, नहीं है। तो जो इंटरेस्ट वो पेड कर रहा है दैट इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, और वो एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसी प्रकार अगर मान लो हमने अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया, वहां से कुछ इनकम आ रही है, तो वो इनकम हमारी मेन इनकम नहीं होती है, हमारा मेन काम नहीं होता है, वो इनकम कहलाती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर है। अब क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिया था हमने नेट प्रॉफिट निकालते समय, तो हम इसको वापस ऐड बैक कर रहे हैं बिफोर जाने के लिए, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमने जोड़ दी थी नेट प्रॉफिट निकालते समय, तो हम इसको लेस कर रहे हैं बिफोर जाने के लिए। बात समझ में आ रही है। अब ये नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन कैश इनकम का क्या लेना देना है, यहां पास आ गया डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन। तो ऐसे खर्चे जिनमें ना कैश जाता है ना कैश आता है, तो ऐसे खर्चों को भी हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, क्योंकि हमने नॉन कैश एक्सपेंस माइनस कर दिया था नेट प्रॉफिट निकालने के लिए और नॉन कैश इनकम को जोड़ दिया था नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो जिसको जोड़ दिया था उसको लेस कर दो, जिसको घटा दिया था उसको ऐड कर दो, तो आप बिफोर में पहुंच जाओगे। तो एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, इन चारों चीजों को जो नेट प्रॉफिट में शामिल है उससे क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। आपको और अच्छे से समझना है तो देखिए P&L अकाउंट का अपन एग्जांपल लेते हैं
और समझते हैं कि एक्चुअली में यहां पास हो क्या रहा है। तो ये मान लो बच्चों है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो मालूम है यहाँ पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मान लो अपन ले लेते हैं कुछ तो भी 25 लाख। फिर यहाँ पर दो चीज लेते हैं, दो चीज क्या लेंगे अपन, एक लेते हैं नॉन कैश इनकम और एक लेते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हम क्या ले लेते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हम ले लेते हैं रेंट रिसीव्ड। कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था, कंपनी ने एक्स्ट्रा पैसे की कोई जमीन या बिल्डिंग खरीद ली थी, वो जमीन और बिल्डिंग रेंट पे दे दिया था, तो वहां से कंपनी कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा रही थी जो कि उसकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है ना, ये अपन ले लेते हैं मान लो 5 लाख रुपए। फिर आता है नॉन कैश इनकम, ऐसी इनकम जो एक्चुअली में हुई ही नहीं है पर हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसी इनकम किस नाम से आ जाती है, मान लो इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये हो गई क्या, एक्रूड। एक्रूड क्या होती है बच्चों, एक्रूड का मतलब होती है हमने इनकम कमा तो ली है पर मिली नहीं है। हमने इनकम कमा तो ली है पर हमको इनकम मिली नहीं है, नॉन कैश। बात समझ में आ रही है ना, कि भाई 1 साल की इंटरेस्ट है, ड्यू हो गया है, हमको लेना था पर हमने नहीं लिया। पर एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है कि वो तो बुक्स में रिकॉर्ड होगा ही होगा। मतलब ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम मैं यहां पे दिखा रहा हूं 4 लाख रुपए की, ये मेरे को इनकम हुई तो है लेकिन मेरे को इस साल इसका कैश नहीं मिला। पर क्योंकि अकाउंटिंग का कंसेप्ट बोलता है कि पैसा मिले चाहे ना मिले पर वो बुक्स में तो रिकॉर्ड होगा, तो ये इसको अपन यहां पास रिकॉर्ड कर लिए। बात समझ में आई। अगली चीज यहां पास अपन आते हैं, तो एक लेते हैं अपन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में अपन कोई पेमेंट दिखा देते हैं जो हमारे व्यापार से रिलेटेड नहीं होती है। तो मान लो हमने लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट, अब यहाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड है, यहाँ इंटरेस्ट पेमेंट है। तो अब आपको कहीं दिक्कत ना हो तो मैं इसकी जगह यहाँ पर लिख देता हूँ कमीशन पेड। ठीक है ना, तो कमीशन पेड अकाउंट कर देता हूँ, ये कर देता हूँ कुछ तो भी 7 लाख रुपए का। तो हमने 7 लाख का कमीशन पे किया, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्यों है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि ये कमीशन हमारे व्यापार से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं क्या, डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब डेप्रीसिएशन तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि डेप्रीसिएशन जो है वो एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। डेप्रीसिएशन में कभी भी कैश हमारे पास से नहीं जाता है। तो यहां पर मैंने टू डेप्रीसिएशन अकाउंट लिखा और अमाउंट लिख देता हूं कितना, 3 लाख रुपए। क्लियर है। तो यहां पास हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस तरीके से नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो 25 में 5 जोड़े तो 35, 35 में 4 जोड़े तो हो जाता है कितना, 39 lakhs। और इधर का टोटल भी हमको करना पड़ेगा कितना, 39 lakhs। अब ये जो 39 lakhs है, ये 39 lakhs में नेट प्रॉफिट कितना निकलेगा, तो यहां पर नेट प्रॉफिट निकलेगा कुछ तो भी 29 lakhs। ये बात आपको समझ में आई। अब आप लोग यहां ध्यान से देखो, ये जो नेट प्रॉफिट निकला है, इस नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम जुड़ी हुई है, इस नेट प्रॉफिट में नॉन कैश इनकम जुड़ी हुई है, जबकि इसमें कैश नहीं आया है लेकिन ये 29 लाख में शामिल है। इस नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए हमने कमीशन एक्सपेंस को घटा रखा है। इस नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए हमने 3 लाख रुपए को घटा रखा है। मतलब ये जो 25 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें हमने 9 लाख रुपए जोड़े। 25 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें हमने, सॉरी टोटलिंग मिस्टेक, 34। तो ये जो 25 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें हमने 9 लाख रुपए जोड़ा इनकम का, तो वो हो गया कितना, 34 लाख। और इस 34 लाख में हमने 10 लाख रुपए माइनस किया एक्सपेंस का, तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है 24। मतलब नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए ये दो एक्सपेंस को भी माइनस किया गया, नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए दो इनकम को भी प्लस किया गया। फिर से इनकम को क्या किया गया, प्लस किया गया, और एक्सपेंस को क्या किया गया है, माइनस किया गया है। तो अब हमको कहां जाना है, इसको हटाना है, नेट प्रॉफिट में से इन चारों को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, जो जुड़ा है उसको क्या कर देते हैं, लेस,
और जो घटा हुआ है उसको क्या कर देते हैं, वापस ऐड बैक। सीधी बात है, जो चीज जुड़ी हुई है उसको हटाना है तो माइनस कर दो, जो चीज माइनस हुई रखी है उसको हटाना है तो वापस प्लस कर दो। इस कंसेप्ट के अनुसार हम पहुंच जाते हैं जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ये दो एडजस्टमेंट करेंगे। अब याद रखना, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस क्या है। आप इन चारों को यहां से हटाओगे, जो एक्सपेंस होंगे उनको वापस ऐड बैक करोगे, जो इनकम होगी उसको वापस लेस कर दोगे, तो आप कहां पास आ जाओगे, स्टेप नंबर 2 निकल आएगा, जिसका नाम क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये था आपका स्टेप नंबर 2 ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद हमारी आखिरी और मेन और सबसे सरल स्टेप आती है, जिसका नाम क्या है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो हम ये देखते हैं कि ये जब स्टेप नंबर 2 निकल आता है तो इसमें हम ऐसी कौन सी दो चीजों को जोड़ें और घटाएं तो हमारे स्टेप नंबर 3 बन जाए। क्लियर है? तो ये मैं आपको बता देता हूं। ऐड करेंगे डिक्रीज इन करेंट एसेट ऑब्लिक इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और लेस करेंगे इंक्रीज इन करेंट एसेट ऑब्लिक डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो हम कहाँ पास आ जाएंगे, हमारा निकल आएगा स्टेप नंबर 3, जिसका नाम क्या है, सॉरी इसका नाम है क्या, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फ्रॉम ऑपरेशन हमारा निकल आएगा। क्लियर है? यहां पास इसमें दो एडजस्टमेंट्स और करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म है। क्या एडजस्टमेंट करना है, वो स्टेप 4 और स्टेप 5 का एडजस्टमेंट है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये निकल आया है तो इसमें स्टेप नंबर 4 का एडजस्टमेंट ये बोलता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस वापस से यहां पास माइनस कर दो और वापस से यहां पे प्लस कर दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हमने पहले ऐड बैक कर रखा है उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस को यहां वापस से माइनस कर दो, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को हमने पहले ऐड करके रखा है उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को यहां पे माइनस कर दो, तो आप आ जाओगे स्टेप नंबर 5 में। तो देखिए हम यहां पर लिखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इसमें क्या है, लेस क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस को यहाँ वापस से लेस कर देंगे और ऐड क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को यहाँ पास वापस से हम ऐड कर देंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे कहाँ, स्टेप नंबर 5 के एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। आखिरी एडजस्टमेंट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 5 का एडजस्टमेंट क्या बोलता है, टैक्स से रिलेटेड है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ये बोलता है कि जो हमने इनकम टैक्स पेड किया है, क्या बोला मैंने, जो मैंने इनकम टैक्स पेड किया है उसको लेस कर दो, जो हमने इनकम टैक्स पेड किया है उसको लेस कर दो आप। वहीं जो हमको रिफंड ऑफ टैक्स मिला है, जो हमको रिफंड ऑफ टैक्स मिला है उसको वापस से जोड़ दो। ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया आपका। क्लियर है?
तो ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब बात आते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये क्यों जोड़ना है और कैसे जोड़ना है। तो मैं यहां पास आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। एक एग्जांपल में मान लो मैं यहां पास लिखता हूं, देखिए इस ब्रैकेट में मैं आपको पूरा एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं, एक एग्जांपल से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लो एक इन्वेंटरी है और फिर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा यहां पे इस इन्वेंटरी में 20, 21, 21, 22। तो 20, 21 में इसकी कीमत मान लो दी रहेगी आपको 10 लाख और 21, 22 में इसकी कीमत कितनी दी है 8 लाख। तो आप देखो कंपेयर करो ईयर से, पिछले साल इन्वेंटरी में कितने रुपए आपके फंसे थे, 10 लाख रुपए फंसे थे। इस साल आपके इन्वेंटरी में कितने रुपए फंसे हैं, 8 लाख रुपए फंसे हैं। तो 2 लाख रुपए आपके कम हो गए, मतलब पहले 10 लाख रुपए फंसे थे, अब इन्वेंटरी में 8 लाख रुपए फंसे हैं, मतलब 2 लाख रुपए आपके किस में कन्वर्ट हो गए हैं, कैश में कन्वर्ट हो गए हैं। इसीलिए हम डिक्रीज इन करंट एसेट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि ये कैश की इनफ्लो को एक प्रकार से बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है, ये आप देख रहे हो, पहले इन्वेंटरी 10 लाख की दिख रही थी, अब इन्वेंटरी 8 लाख की दिख रही है। तो 2 लाख रुपए का क्या हुआ होगा, सीधी बात है वो कैश में कन्वर्ट हो गए, हम ऐसा मान रहे हैं। क्लियर है। अब किसी के मन में आएगा भाई उधारी में भी तो बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं। इसीलिए तो करंट एसेट में एक टर्म और आता है जिसका नाम क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। ये भी तो करंट एसेट होती है ना, इसको भी हम मैच करते हैं, इसको भी हम मैच करते हैं। मान लो पिछले साल इसमें 12 लाख रुपए फंसे थे, इस साल इसमें 7 लाख रुपए हैं, तो 5 लाख रुपए क्या है, आपको कैश मिल गया। 5 लाख रुपए आपके कैश में कन्वर्ट हो गए। तो डिक्रीज इन करंट एसेट का मतलब इनफ्लो ऑफ कैश को रिप्रेजेंट हो जाता है। वहीं अगर आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसी कंपेयर करोगे आप, अगर ये 12 होगा ये 7 होगा, तो वो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो लायबिलिटी का मतलब होता है दूसरों का पैसा हमारे पास होना। तो अगर दूसरों का हमारे पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो वो इनफ्लो को रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को हम ऐड करते हैं। तो आप इस तरीके से कंपेयर करेंगे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को। अगर वो डिक्रीज हो रही है तो यहां पर लिख देंगे और अमाउंट डाल देंगे। जैसे यहां पर अपन इन्वेंटरी लिख के कितना अमाउंट डाल सकते हैं, 2 लाख, और यहां पास हम ट्रेड रिसीवेबल लिख के कितना अमाउंट डाल सकते हैं, 5 लाख। तो इस तरीके से हम डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को लिखेंगे। उसी तरीके से अगर करंट एसेट बढ़ रहा है तो उसको लेस के रूप में यहां पर दिखा देंगे। क्लियर है। यहां पर मैं एक करंट लायबिलिटी का एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये नाम आपने सुना होगा, उधारी में जिनको हम गुड्स बेचते हैं। और फिर यहां पर ले लेते हैं 20, 21 और 21, 22। तो ये है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो यहां पास हम लेते हैं कि पहले 15 लाख थे, अब ये कितने हैं, 10 लाख रुपए। मतलब पहले हमने सामने वाले के 15 लाख रुपए ले रखे थे उधारी में गुड्स, मतलब वो गुड्स हमको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये जो 15 लाख रुपए के गुड्स हैं ये हमने उधारी में ले रखे थे, मतलब दूसरे का पैसा हम अपने पास ले रखे थे और हम उसको यूज कर रहे थे। अब वो दूसरे का कितना पैसा हमारे पास है, 10 लाख रुपए। पहले दूसरे का 15 लाख रुपए हमारे पास था, अब दूसरे का 10 लाख रुपए हमारे पास है। मतलब इस साल हमने उसके 5 लाख रुपए उसको वापस कर दिए। मतलब पैसे का जाना मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो ऑफ कैश मींस लेस करेंगे हम इसको, इसीलिए हम यहां पर इसको लेस करेंगे। कितना, 5 लाख रुपए लेस के तौर पे दिखाएंगे। क्या, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। क्लियर है। ये क्यों ऐड और क्यों लेस होते हैं उसका भी मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। और यहां पास हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरे तरीके से खत्म होती है। जो इनकम टैक्स पेड है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाओगे आप, उससे निकल जाएगा। रिफंड ऑफ टैक्स दिया रहेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, पहले हमने इसको अपोजिट कर दिया था, ऐड और इसको लेस, हम वापस इसको लेस और ऐड कर देंगे यहां पे आके, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा खत्म होता है। क्लियर है बच्चों। ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे मेन एक्टिविटी है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, बहुत सरल है, बहुत आसान है। आप एक बार ये वीडियो देखिए, सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के
एसिड अकाउंट को बनाना और उसमें सेल ऑफ एसिड निकालना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसिड निकालना, लॉस ऑन सेल ऑफ एसिड निकालना, ये एक प्रकार से आखिरी एडजस्टमेंट होगा। और इसके बाद हम एक दो क्वेश्चंस लगा लेंगे और हम पास्ट ईयर एग्जाम के भी क्वेश्चंस लगा लेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका एडजस्टमेंट और एक क्वेश्चन करके